पहले तो कुछ संकेत आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जरा उसके बारे में बातचीत कर ली जाए, फिर आज के अपने जानकार से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले एफआईडीआई का ट्रेंड। एफआईएस की तरफ से बिकवाली दोबारा शुरू हो चुकी है। करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली कल के सत्र में एफआईएस ने की थी और 3516 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी यहां पर होते हुए दिखाई पड़ी डीआईएस की तरफ से। तो डीआईएस की खरीदारी का ट्रेंड लौटा है और मतलब जारी है और एफआईएस की बिकवाली जारी है। साथ ही साथ कल के सत्र में जो यूएस मार्केट हैं वो 0.5% नीचे बंद हुए। डाउ जोन्स, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव, हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव, निकेई करीब करीब 0.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ और कोस्पी रफली 2% के आसपास की बिकवाली में बंद हुआ। कल सेलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी थी, इसमें एनवीडिया, अमेजॉन जैसे शेयर जो तेजी में कामकाज कर रहे थे। आज 3M इंडिया टॉप गेनर है, नंबर्स के बाद यहाँ पे उछाल है। थंगामाइल 14% ऊपर है, पावर इंडिया नंबर्स के बाद 12% ऊपर है, टीबीओटेक बढ़िया नंबर्स के बाद 9% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। और साथ साथ अगर गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में प्रोमिनेंटली जिन शेयरों का नाम है उसमें एवीएल है करीब 4.5% नीचे, वेबल सोलर है करीब 4.5% नीचे, रिलायंस पावर, जेके पेपर नंबर्स के बाद नीचे और एफएल इंडिया भी करीब करीब 3.5-4% के आसपास के ड्रॉप के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर दलाल सर मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं नटवर लाल एंड सन्स ब्रोकर्स के। समीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत कुछ तो नहीं बदला समीर सर पिछले हफ्ते से लेकर अब तक, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अर्निंग्स की सिचुएशन थोड़ी और आगे बढ़ चुकी है। ऑटो सेल्स के नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं और जो बाकी सिनेरियो है ट्रेड को लेके वो फिर से फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो कंसीडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन, कितने वेल पॉइज्ड इंडियन मार्केट को अभी आप मान रहे हो? क्या ये रेंज बाउंड ही ट्रेड रहेंगे? जी, आपने सुमित बिल्कुल करेक्ट कहा कि कुछ चेंज नहीं हुआ है लास्ट वीक से और नाइदर हमारा ओपिनियन चेंज हुआ है लास्ट वीक से। हम अभी भी बोलते हैं कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगा। देखिए, रिजल्ट्स जो आए हैं सम ऑफ देम हैव डन वेल, बट अगर आप देखें तो दिस टाइम आप दिवाली केम अ लिटिल अर्ली, राइट, कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो Q2 के नंबर्स में एक्चुअली कुछ दिवाली के कंजम्पशन नंबर्स भी आ गए हैं which would have actually been in Q3 last year. तो मे बी Q3 की ग्रोथ उतनी फिनोमिनल नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी फेस्टिव सीजन जो हुई थी। वी स्टिल बिलीव कि जो कंजम्पशन ग्रोथ आना चाहिए अनफॉर्चुनेटली आया नहीं है। वी आर होपफुल, वी आर स्टिल पॉजिटिव कि ये जीएसटी कट, ये इनकम टैक्स बेनिफिट जो भी सब गवर्नमेंट ने दिए हैं विल कम टू रूस्ट, बट इट्स टेकिंग लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड। तो वी रिमेन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव, बट नियर टर्म में जहां वैल्यूएशंस ऑलरेडी मूव अप हो चुके हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू से कि यहाँ से वैल्यूएशन मल्टीपल एक्सपेंशन हो सकता है, स्पेशली जब एफआईज आर कंटिन्यूली सेलिंग एट हायर लेवल्स। नीचे में उनका सेलिंग थोड़ा कम हो गया था, नो डाउट, बट अभी जब मार्केट वापस बढ़ना शुरू हो गया है तो दे अगेन बैक टू सेलिंग, which tells us कि there are, look, see, they have globally many markets to look at, और इंडिया अगर एक्सपेंसिव है तो चाइना, मे बी वियतनाम, मे बी सम ऑफ दीज अदर कंट्रीज मे बी मोर वेल प्राइस्ड। दूसरा, अभी भी हम कोई बात नहीं कर रहे कि ये महाराष्ट्र में जो ऑफ ऑफ सीजन मॉनसून रेन्स आए हुए हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं लोगों के साथ तो बोलते हैं कि काफी क्रॉप्स की डैमेज भी हुई है। तो इज दैट गोइंग टू बी टू सम नेचर इन्फ्लेशनरी व्हेन इट कम्स टू फूड फूड प्राइसेस? अगर वो थोड़े से भी बढ़ना शुरू हो गए, इन्फ्लेशन स्टार्ट्स शोइंग इंक्रीज, तो देन जो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन सब लोग के है कि वन रेट कट में कम, दैट ऑल्सो मे नॉट कम। प्लस अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो फ्री मनी एंड कस्टमर के पास रहता है वो भी नहीं आएगा, सो इट मे फर्दर डिले एवरीथिंग। सो देर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू से कि मार्केट कैन मेक अ वन वे टेयर। लॉन्ग टर्म यस, कंस्ट्रक्टिव, हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 years में मार्केट विल डेफिनेटली बी हायर, बट कैन इट गो डाउन टू बिलो 25,000 बिफोर इट मेक्स अ मूव अप? आई थिंक वो हायर पॉसिबिलिटी है than the market making a new lifetime high and continuing to scale that new lifetime high in the near term. Of course, ये सब व्यूज चेंज हो सकते हैं अगर यूएस इंडिया का ट्रेड ट्रीटी साइन होता है, तो इट बिकम्स लाइक अ सेंटिमेंट पॉजिटिव, नॉट कि इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू इंडिया, पर अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है तो लोगों लेने आ जाते हैं, दैट कैन पुल द मार्केट अप। बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो देयर इज नो ट्रिगर इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, कि ये मार्केट यहाँ से ज्यादा बढ़ना चाहिए, कि कंसोलिडेटेड फेज रहे। तो समीर सर, जो एफआईआई का फिगर बीच में आया था
थोड़ा बहुत अक्टूबर के बीच में बाइंग आई थी दिवाली के इर्द गिर्द, वापस फिजल आउट हो गया, फिर हम नेगेटिव साइड पे आ गए। सो क्या जो बाइंग थी एफ की वो कंफर्टेबल बाइंग नहीं कही जा सकती, एक पार्ट। दूसरा, बाइंग एफ की हो तो रही है वाया आईपीओ मार्केट, वाया क्यूआईपी तो हो ही रही है, आउटराइटली कैश मार्केट में नहीं हो रही है। अगर आप गौर से देखो तो सारे एंकर बुक में आधा आधा हिस्सा तो एफआई लेके बैठे हैं। सो ये कैसे रीड करें हम? जी बिल्कुल, दे आर बाइंग इन दी आईपीओ मार्केट, बट देन व्हेन दे कम टू सेल आल्सो वी डू नॉट नो ने, क्योंकि अगर मैंने लिया सी जो 3 मंथ्स हो जाते हैं आईपीओ के, देन ऑल दी एंकर बुक पीपल आर अलाउड टू सेल देयर शेयर्स। अगर ये स्टॉक ऊपर रहते हैं तो व्हाट टेल्स अस दैट दे आर नॉट टेकिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। सो आई वुड नॉट लुक एट इट कि मनी इज कमिंग थ्रू द आईपीओ रूट, and that is a positive क्योंकि eventually at the end of the day फिर this money is also going back out and IPOs भी उतने सस्ते नहीं आ रहे। सिंपल एग्जांपल, अब लेंसकार्ट, ओके दिस इज वन ऑफ एग्जांपल, पर लेंसकार्ट का देख लीजिए, 230 टाइम्स अर्निंग्स पे आप अगर आईपीओ निकालते हैं तो व्हाट डज इट लीव फॉर द एंड फॉर द शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द डे। तो आई वुड नॉट लुक एट एफआई बाइंग थ्रू आईपीओ एज अ पॉजिटिव। नेट नेट दे आर सेलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट जहां वैल्यूएशंस वहां उन्हें एक्सपेंसिव लगते हैं, और अगर ये सब स्टॉक्स एक्सपेंसिव ही लगते हैं तो अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है इन कंजम्पशन थी, व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम सेलिंग मोर अग्रेसिवली एंड द मार्केट गोइंग डाउन। तो जस्ट प्योर आईपीओ बाइंग पे आई विल नॉट से इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव एंड एफआई मनी आ रहा है, बट आई वुड लुक एट इट कि एक्चुअली देयर इज सम अमाउंट ऑफ money going out. Yes, long term money will stay invested जो है, but it's still more of sentiment and more of hot money that drives the market in the short term, और वो hot money अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। एक चीज़ और समीर सर, जो नंबर्स आए उसमें जरा एक भाई नंबर देखिएगा, भारती एयरटेल के या भारती हेक्सा के बढ़िया नंबर्स आए हैं। टेलीकॉम स्पेस में हमारे पास वैसे ही बहुत लिमिटेड प्लेयर है। एक वोडाफोन आइडिया जहाँ पर खबरों के बीच में वो झूलता रहता है, अच्छी खबर में ऊपर, बुरी खबर में नीचे। सो उसको छोड़ देते हैं एक तरफ, भले वो इंटरेस्ट ज़्यादा लाता है लेकिन एक्चुअल पैसा वहाँ नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ भारती एयरटेल जो सीरियस वर्क कर रहा है और नंबर्स भी बेटर कर रहा है, और तीसरी तरफ जियो जो कि कॉन्ग्लोमोरेट, अभी तक नंबर्स एग्जैक्टली आप उसके गेज नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ क्या करना चाहिए? तो जो भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टेड है, मैं उनको कहूंगा कि स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि लाइक यू सेड राइटफुली कि वोडाफोन एक प्लेयर है जो लिंक अलोंग कर रहा है। इट्स मुझे नहीं लगता है कि दे विल बी एबल टू कैप्चर टू मच मोर मार्केट शेयर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट आरपूस चाहिए, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कट प्राइसेस एंड टेक कस्टमर्स। भारती टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज अ फार बेटर बैलेंस शीट। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यूएशन रिच है। मैं मना नहीं करता हूँ, नंबर्स बहुत अच्छे आए, आई अग्री, सुपर्ब नंबर्स, और आगे भी जाके नंबर्स अच्छे ही रहेंगे क्योंकि आरपूस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो प्रॉफिटेबिलिटी विल कीप इंक्रीजिंग। पर आप दो चीज देखिए, एक उनका आरओई क्या आ रहा है, तो आरओई स्टिल लो हाई सिंगल डिजिट, अभी भी 15-16% तक नहीं आया। इट विल इवेंचुअली गेट देयर, इट विल टेक अनदर ईयर टू 2 years टू गेट देयर, बट फिलहाल नहीं है। दूसरा, पीई मल्टीपल देखिए। सो व्हाई शुड अ स्टॉक व्हिच इज अर्निंग आरओईज ऑफ सिंगल डिजिट्स ट्रेड एट 50 टाइम्स 60 टाइम्स अर्निंग्स? मेरे हिसाब से डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। सो इन द नियर टर्म भारती एयरटेल भी एक्सपेंसिव है, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो भी थोड़ा घट सकता है टू क्लोजर टू 1800 और लेवल्स। वेन एवर द सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा एक्सेलरेट होता है, थोड़ा सा फियर आता है मार्केट में, तो देन एवरीथिंग सेल्स आउट। डजंट मैटर इफ योर भारती, इफ योर रिलायंस, इफ योर ग्रेट कंपनीज, या वोडाफोन जैसी पुअर कंपनी, सब गिरता है। तो दैट प्राइस माइट बी अ बेटर पॉइंट टू गेट इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी भी टेलीकॉम स्टोरी जो है इंडिया में, यस टेलीफोन बेसिस पे काफी मच्योर हो चुकी है, बट अगर आप वाईफाई बेसिस पे देखें, जो होम इंटरनेट बेसिस पे देखें, तो आई थिंक देयर स्टिल अ लॉट ऑफ मार्केट टू पेनिट्रेट एंड टेक, स्पेशली इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बट वेट फॉर करेक्शंस। नंबर्स आपने बिल्कुल सही कहा, वेरी वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग।
दूसरी तरफ जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नंबर्स हैं, जैसे टाइटन के नंबर्स आए हैं, बढ़िया नंबर्स टाइटन के भी आते हुए दिखाई पड़े हैं, रोबस्ट डिमांड आई है। कुछ दिन पहले हम विजय सेल्स वालों से बातचीत कर रहे थे, उनका भी कहना है कि नंबर्स अच्छे आए हैं वहाँ पर भी। सो ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, क्या ये अपना बेस्ट क्वार्टर अभी देख रहे हैं या येट टू कम वाली सिचुएशन में? तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स की भी है। सो आपने सिर्फ फॉर द टाइमिंग आपने टाइटन की बात कही, तो आई फर्स्ट डिस्कस टाइटन एंड देन डिस्क्रिशनरी सेक्टर एज अ ओवरऑल। तो टाइटन में क्या हुआ, यस नंबर्स आर वेरी गुड, पर मैंने आपसे क्या कहा था कि वी हैड अ अर्ली दिवाली दिस ईयर। तो गोल्ड ज्वेलरी परचेज एक्चुअली थोड़ा सा प्रीपोन हो गया था, विच यू सॉ इन द नंबर्स इन द करंट क्वार्टर। वो भी मैनेजमेंट ने वो कहा हुआ है कि there was a bit of extra demand because of the early festive period. I'm not denying कि अभी वेडिंग सीजन आएगा तो there will remain demand। टाइटन की ज्वेलरी बिजनेस जो सबसे लार्जेस्ट पाई पार्ट ऑफ द पाई है is very profitable, continue growing, but is quarter three going to show the same kind of growth that we saw in quarter two? जी नहीं, year on year basis पे नहीं, क्योंकि last year Diwali festive period was in Q3, so Q3 में not only you got weddings but you also got festive period। यहाँ ये इस time festive came in Q2 and this time you'll get regular normal operations in Q3। बट अगर आप डिस्क्रिशनरी की बात करें एज अ ओवरऑल फैक्टर, आई थिंक यहां से सब चलने वाला है। वी आर एट द बॉटम। अगर आप थोड़े कंपनीज के सेल्स देखें, मैं आपको टू सेक्टर्स की बात करता हूं। अब क्योंकि थर्ड सेक्टर में उतने रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, क्लोथिंग में उतने आए नहीं है, बट इफ यू लुक एट फुटवेयर, बाटा और मेट्रो ब्रांड्स दोनों लार्जेस्ट प्लेयर्स है इन द फुटवेयर स्पेस, रिजल्ट्स आ चुके हैं। very growth was almost non-existing, SSSG was almost negative। जो भी ग्रोथ आ रहा है is because of store expansion, because of which उनकी operating leverages negatively impact हो रही है and profitability is coming lower। उसके वजह से स्टॉक्स करेक्ट हुए। पर मेरे हिसाब से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मैंने आपसे पहले भी यही इंटरव्यू में भी कहा और काफी टाइम पहले भी कहा है कि वी बिलीव द pickup is only going to keep happening going forward because of all the tax benefits and GST cuts and all that that's going to जो हुआ है। तो we expect the SSSG to rebound। तो this sector will continue to this, you know, the discretionary spend will do well। अभी सेम डिस्क्रिशनरी में देखें तो फूड सर्विसेज में वहां पे दो कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड जो बर्गर किंग है और वेस्ट लाइफ का आई थिंक यस्टरडे ही रिजल्ट आया, मैकडॉनल्ड्स इंडिया साउथ और वेस्ट में। एसएसएसजी दोनों के लिए डिसअपॉइंटिंग। मैकडॉनल्ड्स वेस्ट लाइफ के तो -2% पे एसएसएसजी है। जो भी ग्रोथ आ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू स्टोर काउंट एडिशन लास्ट ईयर से करंट ईयर में दे आर हायर बाय 40 स्टोर्स। पर ग्रोथ अगर आप देखें तो that's a 10% increase in number of stores, but growth was not 10%, very clearly showing कि negative SSSG आ रहा है and because of which operating leverage negative हो रहा है। So we believe again discretionary spending will only start picking up because there will be more money left in the hand of the consumer after consuming whatever they had। ये फेस्टिव पीरियड में इमीडिएटली आफ्टर जीएसटी क्या हुआ कि काफी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की परचेज कर दी या ऑटो की परचेज कर दी। सो द परचेज अभी आउट ऑफ द वे है। नाउ यू विल सी द स्मॉलर टिकट आइटम्स प्रोबेबली सीइंग अ बिग अपटिक। I had actually thought it would first be from the smaller जो start होके फिर बड़ा टिकट आइटम होगा, but actually रिवर्स में हुआ है। You've seen ऑटो सेल्स जो आपने कहा कि वेरी स्ट्रांग थे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, आई एम वेटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के नंबर्स जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है, व्हाट दोज नंबर्स कम एज, आई थिंक वो काफी पॉजिटिव रहेगी। सो वी विल सी द ग्रोथ coming through in that sector in the current quarter, but then थोड़ा सा fizzle out होगा from that space and the consumption will start on lower ticket items in the discretionary। तो मैं बोलता हूँ we are at the bottom, यहाँ से पिकअप ही होगा going forward and this is the sector one should be highly invested in for the next 2 years, जहाँ पे आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एक समीर सर, पावर पे नजर डालना, पावर ग्रिड के नंबर आए, नंबर वीक थे। एक तरफ जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, विक्रम सोलर के अच्छे थे, वारी के अच्छे थे, बाकी कंपनियों के नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं। वो बात अलग है, वहाँ वैल्यूएशन एक्सटेंड है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ ये जो पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर हैं इनके नंबर्स आ रहे हैं। टोरेंट पावर जैसी कंपनी ऑलरेडी वैल्यू के अंदर आ चुकी है। सो पावर में आप कैसे काम करोगे? पावर पर, प्योर पावर की कंपनीज़ के ऊपर, हाइब्रिड पावर कंपनीज़ के ऊपर,
ट्रांसमिशन कंपनीज के ऊपर, वैल्यू चेन के ऊपर, क्या करें यहाँ पे? तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस और पॉजिटिव व्यू है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पे, क्योंकि वहां पे सबसे फास्ट सेटअप होता है और वहां पे गवर्नमेंट का भी फोकस है, और वहां पे many companies are making huge investments in clean energy and so आप पकड़िए जो स्टॉक्स हम पॉजिटिव है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर और केपीआई ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के नंबर्स बहुत सबड्यूड लग रहे थे, -460 करोड़, क्योंकि वहां एक वन ऑफ था जहां उनको एक यूएस का केस हिस्टोरिकल जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था, वहां पे केस में लॉस हो गया, तो स्टॉक गॉट बीटन आउट ऑफ शेप बिकॉज ऑफ द 450 करोड़ लॉस। केपीआई ग्रीन के नंबर्स अभी आने बाकी है, बट वी बिलीव दे विल बी स्ट्रांग। They are into setting up solar power for various people, प्लस उनके खुद के प्लांट्स है where they sell power. So both are different business models. एक है प्योर ईपीसी प्लेयर, वन the other is a ईपीसी प्लस पावर जनरेटर। फिर अगर आप देखें तो विंड एनर्जी में सुजलॉन जैसी कंपनी, जहां पे कॉन्स्टेंटली डिमांड बढ़ रहा है, उनकी ऑपरेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर होती जाती है और उनकी ऑपरेशनिंग लेवरेज प्ले आउट हो रही है, तो वी रिमेन पॉजिटिव इन समथिंग लाइक दैट। अगर आपको एक सेक्टर प्ले चाहिए, या आपने पावर ग्रिड की जो बात की थी, रिजल्ट्स वर सबड्यूड, बट आई एम सेइंग अगर आपको नहीं चाहिए कि आई डोंट वांट टू टेक अ कॉल वेदर कोल विल सी अ बेटर ग्रोथ, न्यूक्लियर में आएगा ग्रोथ और पावर सेक्टर रिन्यूएबल में आएगा, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स जो है विच ट्रांसमिट पावर अक्रॉस द कंट्री, उनको तो बेनिफिट ही होगा। जैसे नए प्लांट्स लगेंगे, जैसे मोर पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू दीज लाइंस, उनकी ऑपरेटिंग लेवरेजेस विल प्ले आउट। यस, प्रॉब्लम है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी टू सम एक्सटेंट हैज बीन कैप्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट मच ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी, बट यहाँ पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ होगा, क्योंकि उन्हें भी केपेक्स काफी करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड टू ट्रांसमिट ऑल दीज दिस पावर अक्रॉस द कंट्री। अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी लार्ज है। एक क्वार्टर के नंबर्स देख के आप यू शुड नॉट टेक एन इन्वेस्टमेंट कॉल, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी काफी पॉजिटिव है पावर ग्रिड जैसे सेक्टर में, और पावर डिमांड इंडिया में कॉन्स्टेंटली ग्रो ही होने वाला है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, बिकॉज ऑफ एंड कंज्यूमर कंज्यूमिंग मोर पावर। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ सेक्टर टू रिमेन पॉजिटिव। फिर आप ट्रांसमिशन कंपनीज को देख सकते हैं, ट्रांसमिट वो ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ट्रांसमिटर नहीं, द प्रोडक्ट दैट ट्रांसमिट्स द पावर। तो ऑल ऑफ दीज, ये स्पेस में काफी डिमांड होने वाला है। डेटा सेंटर्स जो लग रहे हैं, डेटा सेंटर्स में यू आर गोइंग टू नीड अ लॉट मोर पावर, तो ये सेक्टर पे पॉजिटिव है। फोकस मोर ऑन रिन्यूएबल, मेरे हिसाब से पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स भी बेनिफिट कर सकेंगे। फिर रेक्टिफायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, वो एक स्टॉक है जो अच्छा लगता है। फिर जो कंपनीज पावर लाइन सेटअप करते हैं, सो इफ यू डोंट वांट टू प्ले पावर ग्रिड क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैप्ड है, तो कि यू कैन लुक एट कंपनीज इन द स्पेस लाइक टेक्नो इलेक्ट्रिक है, फिर यू नो हु सेट अप दीज पावर लाइंस फॉर कंपनीज लाइक पावर ग्रिड, एल&टी जैसे कंपनीज। देन यू कैन लुक एट वायर कंपनीज, क्योंकि वायर डिमांड्स विल कीप इंक्रीजिंग, स्पेशली हाई एंड वायर्स। तो केईआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी है, या फिर हैवेल्स फॉर द एंड यूज ऑफ पावर। सो मेनी कंपनीज इन द पावर स्पेस और उनकी एंसिलरी स्पेस में जहां डिमांड रह सकती है, सो देयर इज अ डेफिनेट पॉजिटिविटी, और वहां पे यू हैव टू बी अ लिटिल सिलेक्टिव ऑन व्हाट यू इवेंचुअली एंड अप बाइंग। ओके, तो पावर स्पेस में आप इस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं। समीर सर, एक सेक्टर इस पे बात करना हमेशा ज़रूरी होता है, वो होता है आईटी। लास्ट टाइम के लेवल से और सरक गया नीचे की तरफ वो, और लास्ट टाइम के लेवल से और ग्लोबल आईटी कंपनीज बड़े हो गए। ओपन एआई का एक मेगा आईपीओ, लॉस मेकिंग स्टिल 1 ट्रिलियन का आईपीओ आने की बातचीत, आप कैसे देख रहे हो? मतलब हाउ दिस डिस्क्रिपेंसी वर्किंग फॉर यू? तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है इज वैलिड टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि हमारी इंडियन आईटी कंपनीज हैज मिस्ड अ स्टेप। एआई इज समथिंग जो फ्यूचर है ऑफ आईटी। ऑफ कोर्स जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज करती है, इट्स नॉट कि इट्स नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट, बट काफी सब हम जो इंडियन आईटी कंपनीज जो काम करती है, भी चार्ज ऑन बिलिंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय जितना काम करती है, राइट? सो if the requirement of people becomes less, क्योंकि
टेक्नोलॉजी इज डूइंग द कोडिंग, डूइंग द प्रोसेसेस, डूइंग ऑल ऑफ दिस, और वो रिक्वायरमेंट इंडियन आईटी की कम हो जाती है, तो ग्रोथ ऑब्वियसली विल बिकम स्लोअर. इंडियन आईटी कंपनीज विल नॉट गो आउट ऑफ फोकस, या इट विल नॉट बी कि वो कंपनीज बंद हो जाएगी, बट ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, जो हम फिलहाल भी नंबर्स में अगर आप देखें तो देख रहे हैं. TCS grew, I think, top line by 3% constant currency. Infosys was at 4%. Wipro, I think, was at 1%. So, अगर आप growth 3, 4, 5% कर रहे हैं top line पे, which we always say, which is not nothing great. India is a growth story. अगर आप देखें, profitability is growing at 8-10% और PE आप 20 करते हैं, तो obviously it is uh, something that is not. Now, if I have to compare it to the valuations that OpenAI और आपने जो बात की है, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा बबल जैसे बन रहा है, हमने लास्ट वीक भी कहा था. बट दैट इज एवरी, जब भी कुछ नया आता है जहां वी डोंट नो व्हाट द ऑपरेशनल स्केल कैन बी, हाउ इट कुड टर्न प्रॉफिटेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो पीपल एट्रीब्यूट सर्टेन टाइम्स टू सेल्स वैल्यू या टू नंबर ऑफ यूजर्स कितने यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, एंड देन दे एट्रीब्यूट कि एक यूजर का इतना वैल्यू होना चाहिए. So those kind of valuations are being built. Are they correct? I don't have the वो आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं है. Is there a overhype in US in IT companies, especially in AI? मेरे हिसाब से तो है. But as long as liquidity is a flush in the markets, ये सब होते रहेगा. And something new always demands a lot of interest. तो जब इंडियन आईटी कंपनीज इनिशियली लिस्ट होते तो दे वर ट्रेडिंग एट 100 times, 120 times पी, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट वाज ग्रोइंग. एआई समथिंग दैट इज गोइंग टू सी ग्रोथ नाउ, क्योंकि चार्जिंग अभी से चालू कर रहे हैं. अर्लियर लॉट ऑफ इट वाज फ्री, नाउ एवरीवनस कमिंग अप विद द प्रीमियम प्लान्स जहां पे यू गेट बेट एक्स्ट्रा सर्विसेज बेनिफिट्स. तो दैट विल स्टार्ट लीडिंग टू रेवेन्यू इनपुट, profitability coming in, and the number of people required to run these services are very low. तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफी लार्ज हो सकती है. सो आई थिंक दैट इज वाई शायद उनको थोड़ा हाई वैल्यूएशन वहां पे मिल रहा है, बट वी नीड टू सी ओवर टाइम कि वो वैल्यूएशन कैसे फाइनली सेटल डाउन होता है. वुड आई गो आउट एंड बाय ओपन एआई इन दी आईपीओ? आई मीन, नॉट दैट आई एम एबल टू, बट given what my lack of knowledge is on that space, I would probably not do it. But Indian IT is also something I would avoid. ओके समीर सर, लास्टली ये आईपीओ मार्केट, इसको आप कैसे देख रहे हो? लेंसकार्ट के आईपीओ पे तो ऑलरेडी एक बड़ा घमासान हो ही चुका है वैल्यूएशन को लेकर, अब ग्रो का आईपीओ भी आ रहा है, उधर ओयो को लेकर भी कुछ बीच में इश्यूज उठे हैं, कई माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने वहाँ पर भी कंसर्न रेज किए हैं. सो इधर क्या किया जाए? ओवरहीटेड है मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट. जब स्टॉक्स गेट ओवर सब्सक्राइब्ड 80 times, 90 times ऑन हाई वैल्यूएशन, लेंसकार्ट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम वी ऑल बिलीव कि लेंसकार्ट की आईपीओ की वैल्यूएशन बहुत हाई है एट 230 times अर्निंग्स. और अगर आप अर्निंग्स भी देखें तो लॉट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी हैज कम फ्रॉम गेन इन अदर इनकम, sale of mutual fund asset. It's not कि उनकी operations have led to that actual profitable growth. Yes, they are profitable on the EBITDA side, but on the net side, they're still not profitable without a lot of these things. तो अभी वो IPO सब्सक्राइब हुआ है more than 2 times already, and today probably we'll have to see finally number क्या settle होता है. But net overheated है. Lots of IPOs are coming. एंड वीव सीन, अगर आप 2008 में भी जाए तो लॉट्स ऑफ आईपीओज हैड कम. क्वेश्चन है कि वो 2008 आईपीओ के टाइम से अगर आप देखें, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोस कंपनीज हैव एक्चुअली डिलीवर्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स? मेनी ऑफ देम हैव, बट मेनी ऑफ देम हैव नॉट. वो अभी भी स्टॉक्स वहां पे है या नीचे है, या देव गिवन रिटर्न्स ऑफ 7-8%. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन टेकिंग रिस्क इन इक्विटी अगर आपको बहुत सबपार रिटर्न मिलने वाले हैं? So for me, IPO market थोड़ा सा overheated है. I would say you have to be very selective on what you invest in which counter. जहां अगर ऑपरेटिंग लेवरेजेस है जैसे ग्रो है, बट ग्रो में ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव भी हो सकता है. इन द सेंस, अगर मार्केट गिरता है तो टर्नओवर, अगर लोग ग्रो अपने ट्रेडर्स डू लेस एक्टिविटी ऑन दी साइड, तो उनकी अर्निंग्स भी कम हो जाएगी. सो एवरीथिंग कम्स विद अ प्लस एंड अ माइनस. ईच स्टॉक हैज टू बी इवैल्यूएटेड इंडिविजुअली. और लास्टली आपने ओयो का भी नाम लिया कि उन्होंने अभी एक राइट प्रेफरेंस इशू किया था बोनस. फॉर
बोनस इशू फॉर सर्टेन शेयर होल्डर्स। अगर आपने कैटेगरी ए लिया तो आपको एक ही मिलेगा, अगर आपने कैटेगरी बी लिया आपको 1109 मिलेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन। आई थिंक ये एक बहुत नेगेटिव चीज है। I am surprised कि no agency has taken the board to court कि board is working in the interest of certain large shareholders and not everyone. The board's job is to look after every shareholder, not only the promoters and large shareholders. अगर अनिल सिंघवी जैसे लोग हैं जो ये सब सर्विसेज करते, they should take each and every member who voted positively on this agenda to the board to court saying कि you did not work in the interest of the public. The promoters of OYO should be questioned कि how you can take a decision like this based on कि अगर हम investment bankers appoint करेंगे, obviously they know अगर वो investment bankers appoint करने वाले हैं कि नहीं. So SEBI and these investing agencies, not investing, जो advisory agency should take this issue up and make it a serious issue कि these kind of things don't happen in the future. इनफैक्ट वो उन्होंने अपनी गलती को अमेंड किया भी है और अब वो शायद उसके लिए एक नया रिकंस्ट्रक्टिव प्लान लेकर आने की सुनील, योजना बना रहे गलती हैं। admit किया is one thing. How is the board not working for the shareholders? The board's primary job is to ensure safety of shareholders. हाँ सर, It's a नहीं disgrace. नहीं समीर सर, वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ ये कोई नहीं तय कर पा रहा कि शेयर होल्डर कौन है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर को लोग शेयर होल्डर कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू था जिसको उस बारी उन्होंने क्वेश्चन कर भी Correct, दिया। but you have to consider every shareholder equal. That is the point of equity market. और रितेश अग्रवाल का reputation before IPO has got damaged. He needs to come out with a public apology for doing something so blatantly wrong. नहीं, एक बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर किसी और दिन आराम से एक डिस्कशन करेंगे आपके साथ। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से बातचीत करने के लिए। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ और समीर सर, बैंक्स को लेकर मैं आपका व्यू लेना भूल गया। PSU बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स में वैल्यू थी, डिटरमिन हुई, चलना शुरू हो गए। प्राइवेट बैंक्स में वैल्यू एक्सप्लोजन था, राइट साइज होना शुरू हो गए। यहाँ क्या करें? मैं बैंक्स पे पॉजिटिव ही हूँ। यस, PSU बैंक्स अभी चले हुए हैं थोड़े से, वैल्यूएशंस हैव कॉट अप लिटिल बिट विद प्राइवेट सेक्टर, पर अभी भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, वैल्यू है। मेरे हिसाब से थोड़े और चलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, माय इमीडिएट 1 year टारगेट इज 320, कैनरा बैंक इज अराउंड 150। बट अगर आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है और आपको थोड़ा रिस्क लेके करना है, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी आपके साथ ये डिस्कस किया था, इंडसइंड बैंक मेरा पिक है यहाँ पे। बिकॉज राजीव आनंद जो ज्वाइन हुए हैं फ्रॉम एक्सिस बैंक, ही इज ब्रॉट इन टू क्लीन अप द बुक, जो आई वुड से 90% ऑलरेडी क्लीन अप, 90-95% ऑलरेडी क्लीन अप हो चुकी है, एंड देन ग्रो द बिजनेस। सो आप इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज जो इंडसइंड बैंक की है, ब्रांच नेटवर्क है, रीच है, इफ ही कैन लेवरेज दैट, विच आई बिलीव राजीव आनंद जैसे एक बंदे जो आया हुआ है एक्सिस एंड हु हैज बीन ड्राइविंग इवन द बिजनेस ऑफ एक्सिस, कैन डू दैट। बैंक अवेलेबल एट 0.8 times book value, can change the profitability to become better. ROA अगर वो 1.2% तक लेके आ सकते हैं over 2 years, and grow the book at about 15 to 18%, then मेरे हिसाब से ये एक री-रेटिंग कैंडिडेट बन जाता है। We can go from 0.8 book to 1.2 times book, so you're talking of a 50% increase just in the re-rating. तो ये 800 का 1200 can become just because of re-rating, and if the bank can grow at 20% a year, then the book value also grows by about 15 to 20% a year. So you're talking of that becoming 1,400 book value plus 1.2 times book. So this stock could be a 2,000 rupee stock in 2 years, which is over 100% return. So ये एक risk लेके one can take an investment की most of the pain is through, and there is huge money to be made. फिर IndusInd Bank है something which value is there, उनको काफी कैपिटल मिला है। RBL बैंक है जहाँ कैपिटल मिला है। So there are investments one can make. ICICI का स्टोरी डिस्कवर्ड है, you're going to get market returns, growth returns. HDFC is the similar, आपको market returns, growth returns मिलेंगे, you're going to get nothing exceptional there. ओके, चलिए समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह आपसे बातचीत करके बढ़िया लगा। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।